नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, आज जयंती है भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। दर्शकों, आज ही के दिन यानी 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन को हम नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दर्शकों, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अक्सर आप उनको लौह पुरुष के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि उन्हीं के अथक प्रयासों की वजह से भारत की 565 रियासतों को एकजुट उन्होंने किया और भारत को एक नई पहचान दी। दर्शकों, आज हम उनके जीवन के बारे में, उनके विचारों के बारे में और उनके संघर्षों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। और इस चर्चा में आज हमारे साथ जुड़े हैं संजीव जग्गी जी, जो कि एक विचारक हैं और एक प्रेरणा वक्ता हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सर, आपको भी राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर्ष जी, आप जी को भी राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों को भी मैं राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जी सर, हम भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उन्हें लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में उनको जाना जाता है। तो सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म कहाँ पे हुआ, उनका जो पारिवारिक माहौल था वो कैसा था? हर्ष जी, इससे पहले कि हम चर्चा जैसे हम आगे बढ़ाएं जी, तो मेरी एक सबमिशन है, मेरी एक अर्ज़ है कि हम अपने जो ये महापुरुष हैं, हम खुशकिस्मत हैं कि मैं तो कई बार कहता हूँ कि सरदार पटेल हो गए, महात्मा गांधी हो गए, नेहरू जी हो गए, ठीक है, उनकी किस्मत से ज़्यादा अच्छी किस्मत हमारी है। उनके लिए तो सिर्फ स्ट्रगल थी और हम आज आज़ाद हिंदुस्तान में बैठकर उन्हीं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये उन्हीं की देन है बिल्कुल कि हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं, आज़ादी के भाव से हम उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सो एक्चुअली जब हम इन शख्सियतों का, इन महापुरुषों का बात करते हैं तो बातों में क्या होता है, हम उनके कुछ एक लिमिटेड से तथ्य ही हैं जिन तक एक उनकी पर्सनैलिटी सीमित होकर रह गई है। लेकिन आज की नौजवान पीढ़ी को, आपने अभी बोला लौह पुरुष, बिल्कुल वो लौह पुरुष होना, उनका लौह पुरुष एक दिन का नहीं था, या वो 565 रियासतों को जोड़कर लौह पुरुष कुछ महीने या कुछ घंटे पहले नहीं बने। वो लौह पुरुष उनका व्यक्तित्व था, उनकी शख्सियत थी जो बनती चली गई। और आपने बहुत अच्छा कहा कि हमें पहले उनकी शख्सियत के बारे में बने कैसे। बिल्कुल उनका बचपन आप देख लीजिए, अब नाम ही है वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब वल्लभ भाई पटेल तो ठीक है, पिता से एक नाम मिल गया, वल्लभ भाई पटेल बन गए हम, ठीक है। उसके सरदार भी जोड़ा हमने लौह पुरुष भी जोड़ा, जिसका कि हम एक एक करके अब चर्चा करेंगे। सरदार अपने आप में एक पूरा इतिहास है, बिल्कुल लौह पुरुष अपने आप में एक पूरा इतिहास है, बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम उसमें बात करेंगे और मैं खुशकिस्मत हूँ कि आज मुझे अपने इन महापुरुषों के ऊपर आज उनके बारे में बात करने का, अपने विचार रखने का मौका मिल रहा है जी। सो जो जीवन की बात आपने कही, इनका जीवन जो रहा है वो अपने आप में इतना कोई सिंपल जीवन नहीं रहा। कोई बहुत धनाढ्य परिवार नहीं था, किसान परिवार था। सर, 16 साल की उम्र में तो शादी हो गई थी। 16 साल की उम्र में बाल विवाह, जिस कृतियों के बारे में, ये भी एक तथ्य अपने आप में है, जिन कृतियों के बारे में इन सरदार पटेल जी और गांधी जी लड़ते रहे हैं, उन कृतियों में से खुद निकले हैं पहले। बिल्कुल अब 16 साल की उम्र में शादी हो गई जावेर भा से, जो पत्नी, ठीक है, और 16 साल की उम्र में शादी होनी, और सर उसके बाद इन्हीं की पत्नी, ठीक है, और कैंसर हुआ उनको। अब शख्सियत देखिए जी, यहाँ छोटा मोटा थोड़ा सा कोई उतार चढ़ाव आ जाए जिंदगी में, हम हिल के रह जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। कोर्ट में केस चल रहा है, जिरा हो रही है जी, डिस्कशन हो रही है, और उस डिस्कशन के दौरान इनके पर्ची आती है इनके पास कि जी आपकी पत्नी का देहांत हो गया। कोई चेहरे पे भाव नहीं आया, कहते जैसी भी हो परिस्थिति रहे एक सी मनोस्थिति, वो जीकर दिखाया इन्होंने। और वो कैसे, वो जब पर्ची चुपचाप जेब में डाल ली, वो जिरा कंटिन्यू रखी, बहाना नहीं लिया कहीं पे जी, जमीर जिंदा रखा अपना, वो जिरा बिल्कुल कंटिन्यू की, और उस जिरा को जीता इन्होंने। कोर्ट के अंदर पूरी प्रोसीडिंग्स को पूरा कोऑपरेशन दिया अपना जी। और उसके बाद फिर सबको पता लगा कि इनकी पत्नी की कैंसर से मृत्यु हो गई, बॉम्बे के हॉस्पिटल में एडमिट थी वो जी। अब ये छोटी बात नहीं है, जिंदगी में स्ट्रगल है। वो लौह पुरुष एक दिन में नहीं बना, वही कह रहा हूं ना मैं, छोटे छोटे सर कुछ कदम उठते हैं जिंदगी में, बिल्कुल ठीक है सर। एक जिक्र होता है विल पावर की, कि Yes. आप में सहन शक्ति कितनी Yes. है, और एक होती है स्ट्रांग विल पावर। Yes. तो जो भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, वो सच में ही, उनको जो कहते हैं ना कि लौह पुरुष थे, तो उन्होंने जीवन में काफ़ी कुछ सहा और काफ़ी कुछ सहने की शक्ति उनके अंदर काफ़ी रही। सर। हमने ना इन महापुरुषों को, जैसा मैं आगे भी कई बार कह चुका हूं, कई जगह मौका मिला बात रखने का,
हमने इन महापुरुषों को ना कुछ तरीकों में, कुछ सालों में बांध के रख दिया है। इनकी जो आवाज नौजवान पीढ़ी है, बिल्कुल, उनको क्या पता लगे कि जिंदगी में किस तरह का डिप्रेशन या स्ट्रेस आएगा, किस तरह की मुश्किलें आएंगी, ओकड़ें आएंगी, तो हमें उसमें से कैसे निकलना है, बिल्कुल, वो चीज़ तो सामने आई नहीं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर जब मुझे काफ़ी टाइम से, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल, इनकी फिल्म भी देखी, सरदार फिल्म बनी है इनके ऊपर, जी, ठीक है। और वो फिल्म के अंदर भी मैं मुबारक है, मैं बहुत सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ उन सब को जिन्होंने इतनी एफर्ट करके इतना ऐतिहासिक तथ्यों को इकट्ठा किया और उसके ऊपर एक इतनी अच्छी फिल्म बनाई उन्होंने, जो आज की नौजवान पीढ़ी के लिए विरासत का काम कर रही है। बिल्कुल। लेकिन उस फिल्म के अंदर भी उनके बचपन की वो, अब देखिए 10वीं की परीक्षा 22 साल की उम्र में करनी, कितना बंदा गिल्ट कॉन्शियस हो जाता है जी। अपना सेल्फ कंट्राडिक्शन में, सुसाइड टेंडेंसी हो जानी, कितना कुछ आज की पीढ़ी में चल रहा है जी। लेकिन यहाँ इन्होंने किया, 22 साल की उम्र किया। लेकिन उसके बाद जब वकालत, लॉ, ये सारे डिसीजन के अपने थे, कोई गाइड नहीं था इनके लिए। गांधी जी जो आए इनकी जिंदगी में, वो तो एक लेक्चर हुआ था गांधी जी का, और गांधी जी के साथ इनका जब उनको लेक्चर सुना तो इनको अच्छा लगा, वो ये बहुत प्रभावित हुए, जबकि उससे पहले ये हम एक हिंदुस्तानी के तौर पे अपनी जिंदगी जी रहे थे। जी सर, अक्सर जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया। जैसा कि आपने बताया कि जब वो कोर्ट में जिरा कर रहे थे तो उन्हें पर्ची आई कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है, बाल विवाह उनका हो गया, और 22 साल में 10वीं की परीक्षा वो पास कर रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से उन्होंने संघर्ष अपने जीवन में देखे? क्योंकि जब इंसान के जीवन में संघर्ष आता है तभी कहीं ना कहीं उसके अंदर एक विल पावर आती है, एक जज्बा आता है कुछ करने का। तो और कौन कौन से ऐसे संघर्षों से वो आगे बढ़ के उन्होंने अपना नाम आगे किया? सर, पहली बात तो संघर्ष जो है अपने आप में, आजकल व्हाट्सएप का टाइम है, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, लेकिन हमारी नौजवान पीढ़ी को आदत है कि मैसेज पढ़ा और उठा के फटाफट पहले फॉरवर्ड मैं कर दूं। लेकिन अगर उस मैसेज को उसका तोड़ा जाए, उसका अर्थ निकाला जाए, उसका क्या कहते हैं ना, उसका एनालिसिस किया जाए, बिल्कुल, ठीक है, एनालिसिस करने के ऊपर उसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं, जिंदगी के तथ्य निकलते हैं उसमें से। जी। अब संघर्ष नाम लिया आपने, संघर्ष बेसिकली है संघर्ष, ठीक है जी। जब आप अपने वातावरण को, अपनी मुश्किलों को, अपनी चुनौतियों को अपने संग बना लेते हो, अपना मित्र बना, साथी बना लेते हो, तो आप हर्ष से ही उसमें से निकल जाते हो। बिल्कुल, हंसते हंसते, हाँ, हंसते हंसते निकल जाते हो। सर, इसी में क्या हुआ कि उनको अपना बुबोनिक प्लेग हुआ था अपना, उनके दोस्त को, जी, ठीक है। अब इस बात से क्या निकलता है, मैं ये बात कई बार आगे भी रख चुका हूं, जिंदगी में ना हम लोग काफी चीजों का समर्थन करते हैं, चाहे सच्चाई है, चाहे पूजा है, चाहे धर्म है, किसी भी चीज के अंदर। आज सरदार पटेल जी भी हैं, महात्मा गांधी भी रहे हैं, जिनके साथ उनका, क्योंकि वो कहते हैं ना, इश्क ने नवाजा मुझे इसी नाम के साथ कि लोग लेते हैं मेरा नाम तेरे नाम के साथ। बिल्कुल। तो जब जब महात्मा गांधी का नाम लिया जाएगा तो सरदार पटेल जी की बात होगी, जब सरदार पटेल जी की बात होगी तो महात्मा गांधी का नाम साथ आएगा। तो ये एक इस तरह का इनका रहा। सर, भारत की अगर हम बात एक सेकंड में ऐसा रख रहा हूं, तो जब बुबोनिक प्लेग हुआ मित्र को, तो इन्होंने समर्पण कर दिया अपने आप को, उसको उस प्लेग में से निकाला, और खुद भी उसका इन्फेक्शन हो गया इनके ऊपर, फिर अपने आप को अलग किया, अपने परिवार को अलग भेज दिया, ठीक है सर। कोई परिवार का बहुत बड़ा इनके साथ कोई इतना वो नहीं था कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, नहीं, बहुत दूर रहे परिवार से, फिर अपने को रिकवर किया, फिर उसमें से ठीक होकर निकले, ठीक है। फिर उसके बाद सर आगे इन्होंने अपनी जिंदगी जो थी आगे वकालत के लिए, फिर आगे जैसे आप बात कर रहे हैं। जी सर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि काफ़ी कठिनाइयों का इनको बहुत ही छोटी उम्र में सामना करना पड़ गया, और जिस उम्र में अगर हम जैसे किसी के साथ अगर इस प्रकार की घटनाएं हों तो शायद वो हमारे जो एक मानसिक, जो हमारा एक दिमाग होता है उसको झंझोड़ दे। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई भी की, तो बैरिस्टर की पढ़ाई इन्होंने कहाँ से की और किस प्रकार से इनका ये जो सफ़र था, वकालत का जो सफ़र था, ये कैसा रहा, कैसे शुरू हुआ? हर्ष जी, आज की पीढ़ी के आगे जो कामयाब, जैसे सरदार पटेल जी हैं, पहले उप प्रधानमंत्री रहे, पहले गृह मंत्री रहे, पहले सूचना प्रसारण मंत्री रहे, पहले जो स्टेट्स थी जिनको जोड़ा गया, जो रियासतें थी, रियासत विभाग के मंत्री रहे। अब आज की पीढ़ी के सामने तो ये आता है कि ये कामयाब इंसान के रूप में दिखाए जाते हैं, ठीक है। आज की पीढ़ी के आता है कि जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की, जहां तक वो पहुंचे, जहां तक उनको सलाम किए गए, उनके बारे में जय घोष हुए, वो आज की पीढ़ी के सामने आता है। लेकिन आज की पीढ़ी के सामने उनकी जो स्ट्रगल थी, जो जिंदगी की उतार चढ़ाव थे, किनको नजरअंदाज करके, किन के बावजूद भी वो अपने लक्ष्य के ऊपर
आगे चलते रहे। तो एक बहुत अच्छा किसी ने कहा है कि जीने का जुनून छोड़ दिया करते हैं, जालिम का फसू तोड़ दिया करते हैं, वह लोग कि जिन्हें पहुंचना है साहिल पर हर मौज का मुंह मोड़ दिया करते हैं। बिल्कुल। तो इसमें क्या हुआ, जो बैरिस्टर वाला आपका क्वेश्चन था, अब अब उस समय क्या होता है, पिता का नाम जोड़ा जाता था जी अपने नाम के साथ। जी। इनका नाम था वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। ठीक है जी। इनका भाई जो बड़े भाई थे उनका नाम था विट्ठल भाई झावेर भाई पटेल। अब जेवी पटेल दोनों का आ रहा है। तो इन्होंने बहुत मेहनत करके इंग्लैंड जाने का, इंग्लैंड में जाकर बैरिस्ट्री करने का इनका सपना था जी। इन्होंने बड़ी मेहनत की, पूंजी जोड़ के, पैसा जोड़ के इन्होंने पैसे इकट्ठे किए। और जब ये अप्लाई करके आए उन दिनों पास बनता, टिकट बनती थी। तो पास और टिकट इनके भाई के एड्रेस पे आए, जेवी पटेल के नाम पे। अब जेवी पटेल के नाम पे आए तो विट्ठल भाई पटेल जो थे बड़े भाई, उन्होंने इनको समझाया कि भाई ऐसे अमर्यादित हो जाएगा कि बड़े भाई को छोटे भाई के पीछे उनके एग्जाम्पल के साथ चलना पड़ेगा। तो इन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार कर लिया। वो कौन से संस्कार थे? वो संस्कार थे रामायण के, जहां राम, लक्ष्मण, भरत एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने को तैयार बैठे हैं जी। वो संस्कार वो थे। आज उसी रामायण को आज की पीढ़ी बैकडेटेड मान रही है, और वही रामायण इनके परिवार की इकट्ठा करने की ताकत बन गई जी। ये इकट्ठा, अब रियासतों की बात कर रहे हैं हम 565, वो रियासतों को इकट्ठा करना क्या एक दिन में हो गया? ये सर बनना शुरू हुआ, धीरे धीरे कुर्बानी देनी शुरू की। कहां पहले परिवार को इकट्ठा किया, पहले दोस्तों को इकट्ठा करना, समाज को इकट्ठा करना, जहां रह रहे हो उसके आसपास वातावरण को इकट्ठा करना, तब जाके इतना बड़ा कदम उठता है, तब जाके वो लोह पुरुष निकलता है, तब जाके वो लोह पुरुष प्रचंड रूप में सामने निकलता है जी। ठीक है जी। वो एक छोटे छोटे कदम होते हैं। बिल्कुल। किस तरह से परिवार के लिए अपना सपना छोड़ दिया, पैसे इकट्ठे किए थे छोड़ दिए, फिर भाई चले गए, फिर खुद गए, जी। फिर वहां से बैरिस्ट्री करके आए। सर जब इंग्लैंड में ये गए थे बैरिस्ट्री करने के लिए, वकालत करने के लिए, तो उस ज़माने का इंग्लैंड और अब के ज़माने के इंग्लैंड में तो काफ़ी फ़र्क होगा, जाहिर सी बात है। उस ज़माने में जब महात्मा गांधी भी बाहर गए थे तो नस्ल भेद का उनको काफ़ी शिकार होना पड़ा। तो क्या सरदार पटेल को भी इस चीज़ का कुछ सामना करना पड़ा? कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा जब वो इंग्लैंड में बैरिस्ट्री करने गए? सर पहली बात तो यह है कि स्कूल से इनका दूर दूर का नाता नहीं था। पढ़ाई की, स्कूल बहुत कम गए स्कूल, लेकिन इस तक जैसे आप स्कूल गए, स्कूल में तो मेहनत अपने चलते रहे, आत्मनिर्भर थे, दूर थे, स्कूल होते थे, चले जाते थे। कॉलेज में बिल्कुल नहीं गए थे। और जब बाहर गए तो वहां कॉलेज जाने का एक्सपीरियंस नहीं था। अब कॉलेज में जाने का एक सामाजिक लेवल, एक साइकोलॉजिकल लेवल अपना होता है जी। तो वहां जाके फिर भी अब किताबें नहीं थी। जो दोस्त थे अपने वकील भाई, उनकी किताबें उधार लेकर उससे पढ़ाई की अपनी, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इनके साथ भेदभाव नहीं हुए, भेदभाव इनके साथ भी बहुत हुए, लेकिन जब अपनी काबिलियत के ऊपर शख्स अपने दम होता है ना, अपने अंदर दम होता है, तो वो लोह पुरुष, अब वो लोह पुरुष प्रगट तो बाद में हुआ, लेकिन अंदर वो दम तो था ना जी। ठीक है ना। वो जीने का जुनून छोड़ दिया करते हैं, है ना, साहिल का वही हर बोझ का मुंह। तो जो इनके साथ भेदभाव हुए उनको इन्होंने बखूबी हैंडल किया उस समय। जी। जैसी रही परिस्थिति रहे मनोस्थिति, तो मनोस्थिति बिगड़ने नहीं दी अपनी। बिल्कुल। और सर मैंने तो ये भी सुना कि जो बैरिस्ट्री की जो इनकी परीक्षा है इन्होंने काफ़ी लेट दी, कोई 35-36 साल के आसपास जाके इन्होंने बैरिस्ट्री की जो परीक्षा उसको पास किया। हर जी बहुत सही आपने याद करवा दिया मेरे को जी। कि एक्चुअली में देखिए 36 महीने में कंप्लीट होना था कोर्स। और ये इतने अपने आप में कहते हैं ना, जैसे अर्जुन को आंख नजर आती थी, बिल्कुल। अब ठीक है, इन्होंने उसको 30 महीने में पूरा किया। कहाँ 36 महीने में पूरा करना अपने कोर्स को, और कहाँ 30 महीने में, ठीक है। तो इन्होंने 30 महीने में पूरा किया और काफी अच्छे नंबर लेकर सबसे आगे निकले ये। और फिर आके इंडिया में आके फिर अहमदाबाद में आके इन्होंने अपनी वकालत शुरू की। जी। और सर जब वकालत इन्होंने शुरू की तो मैं जब इनके बारे में पढ़ रहा था, इनकी जीवनी के बारे में पढ़ रहा था, तो काफ़ी मशहूर ये क्रिमिनल लॉयर हो गए थे अहमदाबाद में, और काफ़ी दूर दूर से इनके पास लोग आया करते थे अपने केसेस को लेके। तो उस बारे में कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा जो आप हमें सुनाना चाहें? सर समर्थन की बजाय समर्पण तो रहा ही इनका। समर्थन तो किया इन्होंने, समर्पण भी किया। तो वकालत में जब ये सारा कर रहे थे, अच्छा इनका चल रहा था, अच्छा इनका नाम था, रसूख था। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं, अंग्रेजों ने इनको, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उस समय सरकार, उन्होंने इनको बड़े मन लुभावने ओहदों की ऑफर दी थी इनको, कि आपको हम कहीं भी आप बताइए कहाँ आपको हम वो डेजिग्नेशन देने को तैयार है। इन्होंने सब दरकिनार कर दिए थे, मना कर दिए थे। यह समर्पण भाव, आज़ादी की लड़ाई को सिर्फ समर्थन नहीं था, समर्पण भाव था। फिर ये गांधी जी के संपर्क में आए,
जब गांधी जी के संपर्क में आए तो इनको एक लेक्चर इन्होंने गांधी जी का सुना, बड़े उससे प्रभावित हुए ये। उससे इनकी जीवन जो था इनका चेंज होता चला गया, बदलता चला गया। फिर असहयोग आंदोलन आया, फिर उसमें जो विदेशी कपड़े थे उनको इन्होंने किया अपने, मतलब उसके बाद फिर जो ये असहयोग आंदोलन, फिर जब ये क्या कहते हैं इसको डांडी यात्रा आई, उसमें इनका योगदान रहा। गांधी जी के साथ इनका काफी अच्छा तालमेल रहा, क्योंकि ये दोनों मैक्सिमम जब जेल में रहे हैं ना तो इकट्ठे रहे हैं। और सर गांधी जी के क्या विचार थे? हाँ, उसी में आ रहा हूँ कि जब जेल में रहे, इकट्ठे रहे, तो इनका काफी आपस में समन्वय बन गया था, तालमेल बन गया था। इनका आपस में इतना प्यार हो गया था जैसे बड़े भाई छोटे भाई की बात होती है। गांधी जी एज ए बड़े भाई, ये एज ए छोटे भाई। तो उसके बाद जब भी कभी गांधी जी को बात करते थे, चाहे वो कहीं पर अपनी पोस्ट को छोड़कर कुर्बानी देना, चाहे भाई की जगह, मतलब किसी भी तरह से, तो ये उस बात को नजरअंदाज नहीं करते थे, उसको तहे दिल से नम्रता के साथ स्वीकार करते थे। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि गांधी जी और इनके बीच एक बड़ा अच्छा रिश्ता था, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा गांधी जी के इनके बारे में क्या विचार थे? गांधी जी जब भी जिक्र करते थे सरदार पटेल के बारे में, तो उनके क्या विचार थे और कैसे गांधी जी के जो स्वतंत्रता जो आंदोलन थे उसमें वो किस प्रकार से जुड़े, कैसे उन्होंने अपना योगदान दिया? गांधी जी, जब मैं इसको उसमें बता रहा हूँ, गांधी जी का काफ़ी विश्वास था इनके ऊपर। एक सभा हो रही थी जी, और खेड़ा के बारे में बात होनी थी, तो गांधी जी ने पूछा, खेड़ा आंदोलन था, कि मुझे एक शख्स चाहिए जो पूरा समर्पित हो जाए, मुझे एक शख्स चाहिए जो पूरा समर्पित हो जाए, समर्पित भाव से काम करे। तो इन्होंने अपना को पेश किया कि मैं पूरा समर्पित होने को तैयार हूं। तब खेड़ा का जो हुआ, उसके बाद अपना वाडोली का अपना यह हुआ जी, वाडोली का अपना सत्याग्रह हुआ जी, ठीक है। और वाडोली के सत्याग्रह के अंदर अब देखिए, गांधी जी चंपारण में बिजी थे, ठीक है, वहां के किसानों की नील की खेती की वो प्रॉब्लम हो रही थी वहां पे। बिल्कुल। वाडोली में सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इनको कमान सौंपी गई। तो जब इन्होंने वाडोली में कमान संभाली, सर उस समय वहां पे क्या होता था, कर इतना बढ़ा दिया था अंग्रेजों ने, और इतना ज्यादा अत्याचार था हमारे किसानों के ऊपर कि वहां पे अगर वो कर नहीं दे पाते थे, पहले तो वो कह रहे थे कर कम कर दो, अंग्रेज मान नहीं रहे थे। तो अंग्रेज क्या करते थे, उनके खेत कब्जे कर लेते थे, उनके पशु कब्जे में कर लेकर चले जाते थे। तब इन्होंने वहां पे जाके अपना मोर्चा संभाला, गांधी जी ने इन पर विश्वास दिखाया और इन्होंने जाके मोर्चा संभाला। चंपारण से गांधी महात्मा गांधी बने, और वाडोली से वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। बिल्कुल। और आपने जिक्र किया यहाँ पे इनका पटेल। सरदार नाम जुड़ा, महिलाओं ने वहां पे, बहनों ने खुश होकर इनको सरदार के नाम से पुकारा। और सरदार बेसिकली होता है कि जैसे कौम का सरदार जो हेड होता है, तो उस तरह से इनको वो दिया गया। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि गुजरात में काफ़ी सारे आंदोलनों से जुड़े रहे, सरदार की इनको उपाधि दी गई क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से जो किसानों की जो मांगे थी वो आगे उठाई। तो ये राष्ट्रीय राजनीति की तरफ और राष्ट्रीय जो आंदोलन चल रहे थे भारत की आज़ादी के लिए, उसमें कैसे ये आगे आए? सर आंदोलन में तो शुरू से ही हो ही चुके थे ना जी। जैसे गांधी के साथ जुड़े तो असहयोग आंदोलन, डांडी यात्रा, है ना, ये सारे जेल में भी गए, तो आंदोलन तो ये जुड़ते चले गए। ये क्वेश्चन जी करना चाहेंगे, ये क्वेश्चन नहीं ठीक रहा जी। और सर अगर हम बात करें, जैसा कि इनकी उपाधि दी जाती है लौह पुरुष की, तो लौह पुरुष की उपाधि इनको कब दी गई और लौह पुरुष की उपाधि देने के पीछे क्या इनका एक वो था? हाँ, ये इनका जो 565 रियासतों का एक करना था जब, तो अब आप देखो कि सारी रियासतें एकदम हो गई थी इकट्ठी, सिर्फ 3 रियासतें बची थी। कौन कौन सी? कश्मीर, ठीक है जी, जूनागढ़, और तीसरी रियासत थी अपना हैदराबाद। अब 3 रियासतें बची थी, बाकी सारी रियासतें। और इस बीच रियासतें जब ये कर रहे थे, गांधी जी की हत्या भी हो गई थी। जी, गांधी की हत्या हो गई थी। बिल्कुल। गांधी जी की हत्या को अपने ऊपर लेते हुए कि मैं एज ए होम मिनिस्टर अपने राष्ट्रपिता को, अपने गांधी जी को बचा नहीं पाया, ठीक है, तो उस चीज को अपने ऊपर लिया इन्होंने, और अपने ऊपर लेकर और इतना ज्यादा सदमा लगा इनको कि हार्ट अटैक तक उनका वहां तक सेहत तक गया। लेकिन उसके बावजूद ये फिर भी रियासतों को एक करने में लगे रहे। हैदराबाद की रियासत का उसके बाद हुआ, बाकी सब रियासतें। और जब वो वहां के, एक और भी मैं यहाँ पे बात रखना चाहूंगा, इनकी शख्सियत इस तरह की थी, जो 565 रियासतों को इन्होंने इकट्ठा किया, वो इतना ज्यादा एक अपने आप में सर कह लीजिए मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन गई थी इनकी, कि जो उस समय के माउंटबेटन थे,
जो उस समय माउंट बैटन थे, गवर्नर जनरल थे हमारे उसमें इंडिया के, उन्होंने, वो इनसे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने पूरा योगदान दिया अपना। जी। उनका योगदान रहा है, उनसे भी इन्होंने योगदान इस तरह से रहा कि उनसे भी इन्होंने अपना इन रास्तों को इकट्ठा करने में बहुत काम लिया। जी। और सर हम अक्सर बात करते हैं गांधीवादी विचारों की, और फिर और भी इस प्रकार के स्वतंत्रता सेनानी थे, ऐसे महापुरुष थे जिनके अलग अलग विचार थे। तो सरदार पटेल जी के किस प्रकार के विचार थे, कैसी उनकी विचारधारा थी? सर इनका एक विचार मैं बताता हूँ आपको, अब इससे आपकी उन शख्सियत पता लग जाएगी। वो कहते थे हथौड़ा अगर चोट करनी है ना आपने, जिस चीज़ पे चोट करनी है, हथौड़े को ठंडा रहना पड़ेगा। हथौड़ा अगर गर्म होगा तो जो हत्था होगा ना, बिल्कुल, वो भी जला बैठेगा। बिल्कुल। संयम बहुत था, संकल्प बहुत स्ट्रांग था इनका। देश को संगठित करना था, हैदराबाद को साथ लेके आना था। उस समय इनके ऊपर बहुत लांछन किए गए, बहुत बोला गया, लेकिन इन्होंने कूल रह के बड़े आराम से। अब सर इससे ज़्यादा और क्या बताऊंगा आपको, आप देखिए कि एक शख्स इतने गुस्से में आकर, ये बड़ी मशहूर है, पता नहीं आज की पीढ़ी ने इसके सबक क्यों नहीं लिया, कि एक शख्स ने गुस्से में आकर इनके मुंह पे थूक दिया, और आगे से क्या बोले? होम मिनिस्टर थे जी, पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, बिल्कुल। इतनी ताकत होने के बावजूद क्या बोला? शुक्र है एक भाई ने गुस्सा तो थूका। अब सर ये बात अपने आप में पूरी व्यक्तित्व को बिल्कुल बताती है कि वो क्या शख्सियत थी, बिल्कुल, है ना? जी। ताकत होना अपने आप में काफी नहीं है, लेकिन ताकत के होते हुए संयम में रहना, ताकत में होते हुए संकल्प में रहना, सब बहुत बड़ी बात है। जी सर, अगर हम युवाओं की बात करें, भारत एक युवा देश है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरदार पटेल जी को जानते हैं, और खासकर लौह पुरुष के रूप में उनको जाना जाता है। जब उन्होंने 565 रियासतों को जोड़ा, मतलब भारत को यूनिफाइंग, जो एक कहते हैं ना, संगठित करने की जो एक फैक्टर था, वो कहीं ना कहीं उनमें था। जो हमारे भारत के युवा हैं, वो उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं? सर आज की पीढ़ी जो है, सब्र, संतोख, सहनशीलता कम हो गई है। जी। कभी हम बहुत स्कूल टाइम से ना बड़ा एक वो सुनते होते थे, जो डर गया समझो मर गया। अब ये चीज़ें दरकिनार, अब ये खत्म हो चुकी हैं, आउटडेटेड हो चुकी हैं। अब जो चीज़ें वो क्या हैं, जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। सब्र शांति से रहना है तो अमन चैन से रहना है तो सहनशील बन जाएं सारे। ये सहनशीलता दिखाई। सर एक चीज़ बताइए, आज परिवार को इकट्ठा करना है, होता है परिवार इकट्ठा, कितने डिफरेंसेस हो जाते हैं। बिल्कुल। 565 रियासतों को इकट्ठा करना, और वो भी कौन सी रियासतें थी? प्रिंसली स्टेट्स, राजे महाराजे। जी। कैसे कैसे उनके जीने के ढंग थे, कैसे कैसे उनके जीने के तरीके थे, किस तरह से उनको इकट्ठा किया सर। जी। हर जी अपने आप में सोचने की बात है। जी। वो ब्रिजिंग करना, पीस नॉट पीसीज, पीस PEACE, पीस नॉट पीसीज, बिल्कुल। एंड ही वर्कड फॉर इट। सो ये शख्सियत थी उनकी, ये व्यक्तित्व था उनका। जी। और जो रियासतें इकट्ठी की, उनमें ब्रिटिश के अंडर भी कुछ रियासतें थी उस समय, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी, कुछ पुर्तगाल के कॉलोनियल रूल के अंदर चल रही थी। जी। तो डिफरेंट का एक अपना में था। और उसके बाद 3 रियासतों ने जिन्होंने मना कर दिया आने से, उनको भी किस तरह से बिल्कुल इकट्ठा करना। सेहत ठीक नहीं चल रही है आपकी, ठीक है, कितना बड़ा चैलेंज है। जी। आज थोड़ा सा नज़ला जुकाम हो जाए तो हम छुट्टी लेके या कोई किस तरह के बहाना लेके हम छोटे छोटे कार्य छोड़ देते हैं, जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। जी। और एक होम मिनिस्टर होने नाते किस तरह से इन्होंने संभाला सारा। बिल्कुल। तो सर ये अपने आप में बहुत बड़ी बिल्कुल सर, काबिल तारीफ बात है। और ऐसा करना तो हम लोग तो सोच नहीं सकते कि आज के युग में ऐसा कोई इंसान कर सकता है। तभी उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, तभी वो एक महापुरुष भी थे। सर वो लौह पुरुष भी थे, वो महापुरुष भी थे, वो सरदार भी थे, और वो भारत रत्न भी कहलाए। तो भारत रत्न उन्हें कब मिला? सब भारत रत्न को मिला 1991 के अंदर। वैसे तो सही बोलूं तो भारत रत्न तो जब उन्होंने भारत को अखंड भारत बना दिया, तो वो रत्न तो भारत के बन ही गए थे उस दिन। बिल्कुल। भारत रत्न तो बन ही गए थे। वो अलग बात है कि आने वाले समय के अंदर, एक व्यवस्था के अंदर, है ना, और जब एक सरकार को मौका मिला अपने आप में उस शख्सियत को उभारने का, और उभार के कैसे लाए हम, आप देखिए नर्मदा के ऊपर हमने कैसे उनका एक अच्छा सा स्टैचू भी बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बना है। और उसी शख्सियत को उभार कर किस तरह से हम सामने लेके आए दुनिया के। जी। ठीक है, उसके चर्चा का विषय बना। वो चर्चा का विषय कैसे बना? चर्चा का विषय बना कि लोगों का ध्यान गया, कैसी भी कोई पर्सनैलिटी रही है, नहीं पता था किसी को।
और आज वही उसी स्टैचू को देखने के लिए दूर दूर से लोग पर्यावरण के तौर पे आते हैं और उसके अपना टूरिज्म के तौर पे आते हैं। जी सर, 31 अक्टूबर को जब उनका जन्मदिन मना रहे हैं हम, उसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक आम इंसान, एक आम नागरिक जो कि स्वतंत्र भारत में पैदा हुआ है, आपकी तरह मेरी तरह, उसे उस दिन क्या चीज़ याद करनी चाहिए और कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए? सर सबसे बड़ी बात है कि मैं समर्थन छोड़कर समर्पण में आ जाऊँ। जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ फिर आपके साथ। समर्थन है बहुत हो गया, बहुत हमने जय घोष कर लिया इन महापुरुषों का, लेकिन अब समर्पण करना पड़ेगा। वो समर्पण किस तरह से? जब समर्पण करता है कोई, खुद की कुछ थोड़ा बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। जी, हम तो आज गाड़ी चला रहे हैं तो कोई टेक ओवर गलत से कर जाए तो हम उसको सहने को तैयार नहीं है। हम ओवरटेकिंग को सहने को तैयार नहीं है। हम पड़ोसी की गाड़ी को पार किया तब सहने को तैयार नहीं है। हम किसी को स्कूल में धक्का लग गया, कॉलेज में लग गया, हम उसको सहने को तैयार नहीं है। और इन शख्सियतों को अगर इनकी पूरी जिंदगी देखें तो सर वो एक दिन में नहीं बनती, वो टाइम लगता है। तो आज की नौजवान पीढ़ी को समझना चाहिए कि हमें सहनशील बनना पड़ेगा। हमें इन चीज़ों को, जो चैलेंजेस हैं जिंदगी के, निकल जाएंगे। अंत में सिर्फ 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा आज की, खासतौर पर आज की नौजवान पीढ़ी के लिए, कि हमारे इम्तिहानों को, पेपरों को, एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए इन शख्सियतों की डेटों को, इन शख्सियतों की, इन महापुरुषों की कुछ ज़िंदगी के तथ्यों को रखना अच्छी बात है, याद रखना अच्छी बात है। लेकिन मैं उनसे बार बार कहूँगा, आज हमारे पास गूगल है, आज हमारे पास यूट्यूब है, आज हमारे पास व्हाट्सएप है, वो बजाय अफवाह फैलाने के, उनको हम अफवाह फैला के अपने आप में उनको लड़ाई झगड़े का माध्यम बनाने से, अफवाहें फैलाने से, उससे अच्छा है कि हम इन महापुरुषों के बारे में पढ़ें। ये भी उसी गूगल के ऊपर हैं, इनका जीवन भी उसी गूगल के ऊपर, उसी यूट्यूब, उसी फेसबुक के ऊपर है। मैं चाहूंगा नौजवान पीढ़ी को सकारात्मक सोच बने, एक पॉजिटिव सोच के साथ। यदि हम इनको पढ़ना चाहेंगे, इनको से देखना चाहेंगे, तो सर वही चीज़ है ना कि चीज़ तो अच्छी चीज़ तो मिल गई, लेकिन उस चीज़ को यूज़ कैसे किया। अब उसी चीज़ के ऊपर, सोशल साइट्स के ऊपर आज हम नौजवान पीढ़ी को गालियां भी, डांटते भी हैं, गुस्से भी करते हैं, बदनाम भी हैं, लेकिन वो सोशल साइट्स का एक अच्छा उपयोग भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर हम इन्हीं शख्सियतों को पढ़ें और इन्हीं के बारे में सोचे समझे तो हमारे अंदर अपने आप सर वो व्यक्तित्व, वो पर्सनैलिटी हमारी अपने आप निकलनी शुरू हो जाए। जी सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।